हेलो 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 अगेन। हेलो। आज लगभग 3 महीने हो गई हमें ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ही 1 घंटे पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक अनाउंसमेंट की है जिसके लिए मैं पिछले 3 महीने से वेट कर रहा था। गवर्नर गैविन न्यूसम जो कि कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आज से हेयर सलॉन्स और बार्बर शॉप्स खुल सकती हैं। तो So finally you can. I can get my hair cut and my beard shaved. But kidding aside, मैंने करीबन 3 महीने पहले हमने पहला एपिसोड स्टार्ट किया था 29 फरवरी 2020, जैसे लीप डे बोलते हैं। आखिरी शेव मैंने शायद उसी दिन करी थी या उससे 1-2 दिन पहले की थी। और मेरे मन ही मन चला कि यार ये कोरोना वायरस को लेके लॉकडाउन हो गया है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। मुझे तब पता नहीं था कितना लंबा चलेगा लॉकडाउन, पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट चालू किया कि ना मैं बाल कटवाऊंगा ना मैं शेविंग करूंगा, जो होगा नेचुरली चलने देते हैं। और मैंने एक्सपेरिमेंट ये था कि मैं देखना चाहता हूँ होगा क्या, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले शायद इतनी ऑब्वियसली इतनी लंबी नहीं पढ़ाई। कॉलेज वगैरह में शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते चल जाते थे, मैक्सिमम महीना भर चला जाता था। तो एक तो मैं देखना चाहता था नेचुरली अगर दाढ़ी बढ़ाए तो होगा क्या। तो कई चीज़ें सीखी मैंने। एक तो ये सीखा कि जैसे अभी पिछले 2 हफ्ते से मेरे साथ ये हो रहा है, मैं बाइट लेने जाता हूँ तो थोड़ी सी दाढ़ी भी आ जाती है, मेरी मूंछें आ जाती हैं। तो थोड़ी बहुत अनॉयंसेस होती है। बाकी मुझे इसका साथ भी पसंद आने लग गया। बैठे बैठे मैं ऐसे करने लग गया हूँ। एक मेरे को एक है ना खेलने के लिए खिलौना सा मिल गया है। पर मुझे सबसे गहरी चीज़ पता है क्या समझ में आई मेरी दाढ़ी को लेके, कि इस दाढ़ी के उगने में पहले नहीं थी। पहला एपिसोड अगर हम खोल के देख ले तो मैं क्लीन शेवन सा था, ठीक है। आज इतनी बड़ी दाढ़ी निकल गई है। इस दाढ़ी के उगने में ना मेरा 1% योगदान नहीं है। मैं इस बारे में सोचने लग गया, ये देखा जाए तो कितनी गहरी बात है कि मेरे चेहरे पे एक घास की तरह दाढ़ी उग रही है। सही बात है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये कैसे उगती है, किस शेप में उगेगी, कितनी मात्रा में उगती है पर दिन। बस उग रही है, कुछ नहीं किया इसको लेके मैंने। कितनी कितनी अद्भुत बात है ये कि मेरे चेहरे पे घास उगती है यार। पर ये सर पे भी उगती है। नहीं, हाँ ये हाँ, तो ये दाढ़ी आई एम यूजिंग इट एज अ सिंबल, राइट, कि ये ना सिर्फ दाढ़ी ही एक एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है जो आज ये रिकॉर्डिंग चल रही है। हमने एक एक्सपेरिमेंट जो चालू किया था 3 महीने पहले, उससे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे 15 एपिसोड्स हो गए हैं, आज 16 एपिसोड है। टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को शायद एक बात मालूम नहीं है, पर अगर आप हमारा पहला एपिसोड देखेंगे ना तो मैंने मोनिका को बताया भी नहीं था कि वो ऑनलाइन में अपलोड कर दूंगा। तो मैंने तेरे साथ थोड़ी सी छल कपट की थी उस दिन। मैंने बोला था कि हम जो शूटिंग कर रहे हैं वो एक बीटा टेस्ट है। बीटा टेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह की दुनिया में जो लोग जानकारी रखते हैं उनको पता होगा। कोई भी प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले आप एक प्रोटोटाइप रिलीज करते हो जिसको बीटा बोलते हैं। तो हमने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को दिखाया, उन्हें बड़ा पसंद आया। तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर देते हैं। हाथों हाथ उसी दिन मैंने अपलोड कर दिया था। और अनलिस्ट रखा था, उनको पसंद आया तो मैंने पब्लिक कर दिया। पर मेरा कहने का मतलब ये था कि इस दाढ़ी के बढ़ते बढ़ते ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में भी कई चीज़ें, नॉलेज भी बढ़ी है इन 3 महीनों में। और ये जो दाढ़ी को लेके मैं जो सोच रहा हूँ ना कि ये कैसे बढ़ी, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तूने मुझे ऐसे ऐसे पहलू दिखाए मेरे खुद के शरीर के बारे में, मेरी खुद की मानसिकता के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। जैसे मेरी 2 आंखें सामने ही क्यों हैं, गाय की तरह ऐसे क्यों नहीं है, हम सीधे क्यों चलते हैं। ऐसी तूने मुझे कई दुनिया भर की बातें बताई। क्योंकि पहले एपिसोड में मैंने तेरे को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं खुद को समझना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया, मैं अपनी मम्मी से आया, मेरी मम्मी मेरी नानी से आई। ऐसे करते करते पीछे जाएंगे तो मुझे बिल्कुल पीछे ले गई बिग बैंग तक, कि एक विस्फोट से ही सब कुछ निकला। और तूने मुझे पूरी कहानी बताई कि कैसे विस्फोट से तारे सितारे, ब्लैक होल, हमारी धरती आई, जीव जंतु आए, और वैसे ही जीव जंतुओं से धीरे धीरे एवोल्यूशन होते हुए, अडेप्टेशन होते हुए मनुष्य आया। मुझे बहुत सारी बातें पसंद आई। मैं कई बार अपने एपिसोड खुद ही वापस से देखता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है रिविजन हो जाता है मेरा। पर मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, अगर मैं एक चीज़ लेना चाहूँगा जो तूने मेरे को सारी चीज़ें बताई,
वो एक रियलाइजेशन मुझे आई कि जो तूने एक बात बताई थी कि हम आईफोन हैं इस ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड जब तुम्हारी एनालॉजी थी तो हम उसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं तब से। बिल्कुल, कि ये जब ब्रह्मांड शुरू हुआ तो कुछ नहीं था, ये विस्फोट से ना ऐसे सूप की तरह एनर्जी फैल गई थी, कुछ नहीं था। और आज देखो कितना कुछ है। पर इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे तकनीकी, जो उच्च गैजेट है, जो लेटेस्ट गैजेट है ना, वो मनुष्य है। मुझे ये समझ में आया। हमारी आंखें हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइन है, बोन्स हैं, फ्लैश हैं, मतलब एक हम जीते जागते गैजेट हैं। और वो गैजेट किसने बनाया है? हमारी प्रकृति ने बनाया है। हमारे ब्रह्मांड की हमें जो उपज हैं वो मुझे समझ में आया। तो ना सिर्फ दाढ़ी, बट किसी भी चीज़ में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ 32 साल पहले, पर मेरी कहानी तो 1400 करोड़ साल पहले शुरू हुई। तो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी ये कहानी। तो इस कोरोना वायरस के एक्सपेरिमेंट में हमने 2 एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। मैंने एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट शुरू किया था अपने दाढ़ी और बालों को लेके, और दूसरा हमने पॉडकास्ट का एक्सपेरिमेंट चालू हुआ। दाढ़ी तो शायद कट जाएगी अब इसी हफ्ते, बट ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। और मैं चाहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट हम जब तक कंटिन्यू कर पाए ना, मैं तो कोशिश करूँगा, अगर इफ़ यू आर ऑल्सो विलिंग, लेट्स एब्सोल्युटली अप फॉर इट। और अगर आपको भी पसंद आ रहा है हमारा पॉडकास्ट, ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रोजेक्ट, जो भी नाम दे दें आप, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मेरी दाढ़ी बढ़ी है ना, उतना ही मेरे ज्ञान बढ़ा है मेरे दिमाग के अंदर। तो इसी बात पे मैं ना पिछली बार का थोड़ा सा एक रिकैप करना चाहूँगा। जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी, वो एक तूने कॉन्सेप्ट बताया था, वो है साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। मुझे बड़ा पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा कि सारे जीव जंतु ना जो अडेप्टेशन कर रहे हैं, जो एवोल्यूशन का एक जो प्रोसेस होता है, उसमें हर जीव जंतु अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है? वातावरण में क्या चेंजेस आ जाते हैं उससे, या फिर अपने इंटर स्पीशीज रिलेशनशिप्स में क्या डायनामिक चेंज होता रहता है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ अडेप्ट करता रहता है। पर ये जितनी भी अडेप्टेशन अभी तक तूने मुझे बताई, ये फिजिकल लेवल पे हो रही थी। कहने का मतलब हमारे शारीरिक लेवल पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। आंखें ऐसी हो गई, या हम सीधे चलने लग गए। हमारे तूने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि क्यों हमारा रंग सांवला होता है और क्यों गोरे लोगों का रंग गोरा होता है। वो भी एक तरह की अडेप्टेशन थी कि धूप कम मिल रही थी उन लोगों को, तो मेलेनिन की वजह से उनके शरीर में थोड़ा लाइट होने लग गए। ठीक है, ताकि उनको और धूप अब्जॉर्ब हो सके, विटामिन डी बन सके उनकी स्किन में। करेक्ट। पर पिछली बार तूने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, वो है साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। उसका मतलब क्या? तूने एक कॉन्सेप्ट बताया था मीम, जिसको हमने विस्तार से डिस्कस किया। मीम मतलब एक आइडिया, इन अ वेरी सिंपल वे मीम इज़ एन आइडिया। तो इन आइडियाज़ के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू जो आइडियाज़ आने लगे, इन आइडियाज़ के थ्रू हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो तूने एक और बात बताई पिछली बार कि कैसे हमने देखा कि एक इमर्जेंस ऑफ मोरालिटी, कि मनुष्य जाति ने एक ऐसी चीज़ उत्पन्न की कि उनको थोड़ी समझ आने लग गई अच्छे बुरे के बीच में, और वो बहुत ज़रूरी थी। बड़े बड़े गुट में रहने के लिए मोरालिटी ज़रूरी थी। तो तूने एक और बात बताई कि एक गोल्डन रूल, कि सबसे जो बेसिक जो मॉरल कहानियाँ आई, उनमें एक गोल्डन रूल होता था। वो गोल्डन रूल ये होता था कि दूसरों के प्रति वही व्यवहार रखो जो आप चाहते हो दूसरे आपके प्रति व्यवहार रखें। तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे हम लोगों ने कहानियों के थ्रू हमारे व्यवहार को चेंज करने लग गए हम। फॉर एग्जाम्पल, हमने चीनी पे बड़ी बात की, मीठी चीज़ों पे, कि क्यों हमें मीठी चीज़ें पसंद है। वो उसका एवोल्यूशनरी कारण है। जंगलों में जब हम रहते थे तो हमें एनर्जी की हमेशा कमी रहती थी। हमें शिकार मिलते नहीं थे, या हम पे शिकार हो जाता था कई बार, तो हमेशा खाने की हमें किल्लत ही रहती थी। तो ऐसे में जो फल फूल होते हैं, मीठे होते हैं, उनमें बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है। तो इसलिए हमें एक एवोल्यूशनरी रीड थी, मीठे को हमको मीठे की तरफ आकर्षित करती थी। एवोल्यूशनरी एक प्रेशर था। पर आज की तारीख में हमें पता है कि चीनी हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। ठीक है, मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, मोटापा होता है। तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि हमारे सामने मिठाई पड़ी रहती है,
पर हमारा एक साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गया जो हमें बोलता है कि नहीं यार पीयूष उस मीठे को मत हाथ लगा, कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो ये एक अच्छा उदाहरण हुआ साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन का। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया कि ये साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन हम तो अपने ज़िंदगी के कितने पहलुओं पर लेते हैं। बिल्कुल। कई बार हमें किसी पे गुस्सा आ जाता है, एवोल्यूशनरी रीज़न होता है, गुस्सा आ जाता है भाई, गुस्सा हर मनुष्य में है गुस्सा, पर हमारा साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन बोलता है कि गुस्सा मत करो। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल ये बोलता है कि कोई तुम पे गुस्सा करेगा तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं ना, तो इसलिए मत करो। तो मुझे साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि काश ये कॉन्सेप्ट, ये गोल्डन रूल सारे मनुष्य अडॉप्ट कर लें तो हमारी धरती से हर तरह के प्रॉब्लम्स निकल जाएं। सही में। और इसी को लेके तूने मुझे ये भी बताया था कि अगली बार हम देखेंगे कि हमारे सारे जो क्या बोलते हैं इनको, रिसोर्सेज हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो रेडी हो चुके हैं फॉर ह्यूमैनिटी टू टेक द टॉप स्पॉट इन द फूड चेन। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था, हम जब हंटर गैदरर्स थे तो हमने ये पाया कि फूड चेन जो होता है उसके अंदर हम या तो निचले हिस्से में रहते थे या कहीं बीच हिस्से में रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने आँख पे काबू पा लिया, टूल्स पे काबू पा लिया, उसकी वजह से हम धीरे धीरे उठने लग गए। हमने कहानियाँ, लैंग्वेज का प्रयोग करना चालू किया, कहानी आइडिया गुटों में रहने लग गए। तो अब ये सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आ चुके हैं, अब मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ में जानने के लिए है कि कैसे हम लोगों ने ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे टूल सेट को लेके कैसे हम फूड चेन के ऊपर आ गए, कैसे हमने how we became the king of this world. So please help me understand like how this story unfolds further. I think बड़ी अच्छी बात बोली तुमने कि कैसे हम अपने नेचुरल चीज़ों को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे तुमने अपनी दाढ़ी का मेंशन किया, अभी तक तो तुम इसको छोड़ रखा है तुमने कि ठीक है इसको ग्रो होने दो, कैसे भी हो रही है, बट नाउ यू आर थिंकिंग to take action on this. तो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री में हमारे जो हंटर गैदरर्स, जो एंसेस्टर्स रहे, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और हमने बात की थी अपने पिछले एपिसोड्स में कि ऑलरेडी वो प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए, मतलब उनके पास कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थी, वो टूल्स बना रहे थे, और थोड़ी बहुत मतलब उन्होंने कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि कोलैबोरेशन से क्या होता है, गुट में रह सकते हो, ग्रुप्स में रह सकते हो, ग्रुप्स में रहने से आप हंटिंग गैदरिंग और बेटर कर सकते हो, आप बहुत स्किलफुल हो चुके हो, एफिशिएंटली कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें उनको थोड़े और स्पीशीज, थोड़े और जानवरों से अलग करती है, हंटर गैदरर्स को। करेक्ट। तो हमारी हंटर गैदरर की स्टोरी के अंदर हम थोड़ा, अगर मैं एक अलग पर्सपेक्टिव बताऊं कि कैसे इन हंटर गैदरर्स ने, जिनके पास इतनी एबिलिटीज़ थी, कैसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे तुम अब अपनी दाढ़ी को कंट्रोल करना शुरू कर रहे हो, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने एनवायरनमेंट पे कंट्रोल करना शुरू किया। और कैसे किया, और ये कहानी हमें पता कैसे चली, इसके लिए मैं तुम्हें एक पहले छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। हाँ, कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। कि हमें पता कैसे चला कि हमारे हंटर गैदरर्स ने ऐसे काम करना शुरू किया था, तो ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो कहानी चालू होती है कुछ 1700s, लेट 1700s, ईयर 1780 1790, मतलब लेट 1700। अच्छा, मतलब ये कहानी करीबन 200-300 साल पुरानी है। अभी जस्ट 200-300 साल पुरानी। तो एक पेरिस में एक नेचुरलिस्ट होते थे, उनका नाम था जॉर्जिस क्यूवियर और कुवियर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। नेचुरलिस्ट मतलब जैसे डार्विन थे। अच्छा। जैसे डार्विन का क्या था कि ही वाज अ नेचुरलिस्ट। तो उस टाइम पे नेचुरलिस्ट, देयर वर नो सेपरेट प्रोफेशंस फॉर अ जियोलॉजिस्ट और अ पर्सन हु इज स्टडिंग लेट्स से बर्ड्स और मैमल्स, और इतना तो पता ही नहीं था ना। तो नेचुरलिस्ट वो, अच्छा, साइंटिस्ट को ही नेचुरलिस्ट बोलते थे पहले, नेचर को जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हाँ, नेचर को जो पढ़ने की कोशिश कर रहा था वो नेचुरलिस्ट बोलते थे। तो क्योंकि ये फील्ड्स ही अब तक आए ही नहीं थे, और सोचो उस ज़माने में 1700s की बात है, डार्विन भी नहीं आया था, डार्विन 1800s के अंदर आया। तो उस ज़माने में सोचो सोसाइटी कैसे होती होगी हमारी, कि और पेरिस में, समझ लो पेरिस का अगर उदाहरण दो, तो चर्च है, चर्च में लोग जाते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके, हाँ भाई क्या है क्या नहीं है बता दो, जो भी कहानियाँ हैं, ठीक है, आसपास से जो फोक,
जो उनकी कहानियाँ हैं, जो मिथोलॉजीज़ हैं, उसी में सुनते आ रहे हैं, बस वो पता है। नेचर की ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम ह्यूमंस को देखते हैं, हमें लगता है हम ही हैं, बाकी तो अलग जानवर है। जानवरों में उतनी एबिलिटीज़ नहीं है जितनी हम में है, क्योंकि क्लियरली दिखता है। तो ये सब ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। अब एक ये साइंटिस्ट आते हैं, ये नेचुरलिस्ट आते हैं, जो एक म्यूज़ियम में कुछ स्टडी कर रहे थे। और म्यूज़ियम में क्या हुआ, अमेरिका से उस टाइम पे अमेरिका नया तो नहीं, अमेरिका में काफ़ी यूरोपियंस जाके बस गए थे, मतलब वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बसा रहे थे वो। वहाँ पे कुछ हड्डियाँ मिली उनको, तो हड्डियाँ उन्होंने पेरिस भेजी म्यूज़ियम में। ऐसे इनको रशिया में कुछ हड्डियाँ मिली, वो पेरिस म्यूज़ियम भेजी। म्यूज़ियम भी कम ही होते थे, यूरोप में थोड़े म्यूज़ियम थे, वहाँ पे उसको भेजा गया। किस चीज़ की हड्डियाँ मिली बताती हूँ अभी। तो अजीब सी हड्डियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी, मतलब ऐसा लग रहा था किसी बड़े जानवर की हड्डियाँ हैं। और उसके ऐसे बड़े बड़े दांत थे, जैसे हाथी के दांत हों, पर उससे ज़्यादा बड़े साइज़ के थे। ऐसे ही रशिया में भी ऐसा कुछ मिला। तो ये स्टडी कर रहे थे कि ये है क्या, ये जो किसकी हड्डियाँ हैं, ये कोई जानवर है जो अभी का कोई मरा हुआ मिल गया, या फिर कुछ स्पेशल है, देखा जाए। सो अपने बैठ के म्यूज़ियम में देख रहे थे। उन्होंने पता किया, उनको बड़ी जानकारी थी इस चीज़ के बारे में कि कैसे हर जानवर का हड्डियों का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर जानवर के दांत फॉर एग्जांपल अलग होते हैं, दांतों का यूज़ अलग अलग होता है। तो अपनी उस नॉलेज को उन्होंने इतना कर लिया था कि जब उन्होंने हड्डियों को देखा तो उन्होंने पता लगाया और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये हड्डियाँ एक ऐसे जानवर की हैं। पहली बात तो दोनों अलग अलग हड्डियाँ हैं, और ये दोनों जो रशिया से आई है, अमेरिका से आई है, ये दोनों कोई ऐसे जानवर की हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करता। उस टाइम पे लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ऐसे भी जानवर हो सकते हैं। उनको लगता था कि हाँ, ये जो जानवर घूम रहे यही हैं। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने एक लेक्चर दिया जिसके अंदर उन्होंने एनालिसिस बताया अपना पूरा इन फॉसिल्स का। और फॉसिल्स भी नहीं पता थे कि फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल की भी अंडरस्टैंडिंग पहली बार आई। तूने कि उस टाइम पे उनको यही नहीं पता था कि ये जो जानवर दिख रहे हैं इनके अलावा भी कोई जानवर हो सकते हैं या हुए होंगे। हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई तूने। हाँ, हम तो लेके चलते हैं, ये तो पता ही है जी। कभी ना कभी तो किसी को यहाँ से स्टार्ट हुई ये कहानी, जब मनुष्यों को पहली बार, जॉर्जिस क्यूवियर नाम था इनका, इन्होंने बताया कि देयर वाज अ हिस्ट्री टू लाइफ। नहीं तो लोगों को लगता कि लाइफ यही है जो चल रही है, सामने है, जो प्रत्यक्ष में ये लाइफ है, इससे पीछे कुछ नहीं था। तो ये कहानी उन्होंने जब बताई तो उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा नज़रिया दिया लोगों को लाइफ को देखने का, कि इस लाइफ की जो तुम्हारे आगे दिख रही है, इससे पहले भी एक हिस्ट्री रह चुकी है जो हम भूल चुके हैं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, किसी ने रखा नहीं, पता कैसे चलेगा। क्या बड़ी डिस्कवरी है नहीं। हाँ, मतलब जब लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई जो जानवर इतने सारे हैं जो दिखते हैं वही होंगे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने एक चीज़ एस्टैब्लिश की, विच वाज कि देयर वर सम स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ थी जो पहले एग्जिस्ट करती थी, जो मर गई या एक्सटिंक्ट हो गई। तो उन्होंने एक्सटिंक्शन एज अ फैक्ट फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया कि एक्सटिंक्शन अपने आप में एक फैक्ट है, ये हुआ है और ये हमारे पास फॉसिल है। तो जब इन्होंने एक्सटिंक्शन का फैक्ट इस्टेब्लिश किया ना, तो काफ़ी मतलब जो नेचुरलिस्ट थे उस टाइम पे, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, काफ़ी एक्साइटेड हो गई कि ओह ये तो एकदम ही चेंज कर दिया ना, ये तो नया कॉन्सेप्ट दिखाया और नया लेंस दे दिया दुनिया को देखने का। तो जगह जगह से नेचुरलिस्ट क्या है अपने उसमें लग गए फॉसिल्स ढूंढने में। तो अलग अलग तरह के फॉसिल्स मिलने शुरू हो गए। तो उन्होंने कई जगह ऐसी हड्डियाँ पाई जो कुछ ज़्यादा ही बड़े जानवर की थी। वो जानवर है ही नहीं दुनिया में एग्जिस्ट करते, वो आज के डेट में उन जानवरों को हम डायनासोर्स बोलते हैं। तो लेट 1700 में फर्स्ट टाइम डायनासोर के फॉसिल मिले, यूके आई थिंक ब्रिटेन साइड में कहीं पे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले। तब डायनासोर्स नहीं बोलते थे इनको, तब नाम भी नहीं दिया था इनकी है क्या, इनकी समझ कैसे लें, अब ये क्या है जो मिला है। तो उसके बाद में इन्होंने फिर एक और सेकंड पॉइंट एस्टैब्लिश किया कि जहाँ पे वो मिले थे डायनासोर की हड्डियाँ, उन्होंने देखा वो मिला कहाँ है, कैसे रॉक्स में मिला है। तो उन्होंने एक और चीज़ एस्टैब्लिश की कि ये कि
जितने पुरानी ज़मीन में, जितने नीचे दफन कोई जानवर की हड्डियाँ मिलती हैं, इसका मतलब वो पुराना है। और जितना ऊपर कोई जानवर की हड्डियाँ या फॉसिल्स मिलते हैं वो नए हैं। हाँ, इस बारे में हमने शायद 7वें एपिसोड में चर्चा की थी। हाँ, है ना कि लेयर्स। हाँ, जैसे हमने शायद कॉन्टेक्स्ट ये था, तू मुझे समझा रही थी कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थक्वेक आते हैं। तो कई बार जैसे कोई टेक्टोनिक प्लेट ऊपर चढ़ जाती है तो उसका क्रॉस सेक्शन दिख जाता है। तो ये पता कर सकते हो कि जो सबसे निचली परत है उसमें जो फॉसिल पाए गए हैं, तो इसका मतलब वो सबसे पुराने हैं, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो लेटेस्ट है। किसी को अगर इस विषय पे और डिटेल में जानना है तो आप ज़रूर हमारा 7th एपिसोड देखिए, शायद उसका नाम ट्री ऑफ लाइफ था। ट्री ऑफ लाइफ, तो उसमें हमने बड़ी ही विस्तार से करीबन 1.5 घंटा इसी चीज़ पे चर्चा की है। हाँ, और तो अब इसके बाद ये उस टाइम बाय द वे फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ था, और उस टाइम पे फिर कई साइंटिस्ट, जो कई नेचुरलिस्ट जो थे, वो आके बोले कि हाँ ये क्यों ऊपर आई, क्योंकि ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स का भी तब तक नहीं पता था, पर ये पता था कि कुछ होता है, धरती में भूकंप आता है, उस वजह से ऊपर उड़ जाती हैं और हम इन लेयर्स को देख सकते हैं। ये नीचे दबी हुई लेयर थी जो अब ऊपर आ गई हैं। करेक्ट। तो इन्होंने ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एक साइंटिफिक मतलब फैक्ट एस्टैब्लिश किया कि ये जो लेयर्स है ना, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है उस हिस्ट्री की, उस लाइफ की हिस्ट्री की, जिसको तुम पढ़ सकते हो। एक लाइब्रेरी है। हाँ, जिसको तुम पढ़ सकते हो। तो बड़ा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग से अरेंज की हुई है। अलग से अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये भी बड़ी हलचल मच गई कि ये भी बहुत अजीब अलग चीज़ है। तो इसके बाद जो क्यूवेर, जो ये नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने खुद से जाके ना स्टडी करना शुरू किया इन लेयर्स को, कि ये लेयर्स क्या बताती हैं, क्या हम कुछ जान सकते हैं। पर उस टाइम पे समझ लो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, इतने कोई माइक्रोस्कोप्स बड़े प्रिमिटिव होंगे, मतलब इतने एडवांस थे नहीं। आज की डेट में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं उन लेयर्स पे पता लगाने के लिए कि वो कितनी पुरानी हैं। और फॉसिल्स भी क्या है, इतने सारे बचते नहीं हैं, तो बड़े कुछ फॉसिल्स जो बचे होंगे वो उन्होंने पता लगाए। बट फंडामेंटली उन्होंने ऑब्जर्व करके लेयर्स को ये बोला कि कुछ लेयर्स ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से बनी, धीरे धीरे बनी, बट कुछ एक ऐसी लेयर्स आई जो ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम में बनी है। मतलब देयर वाज सम डिसरप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, और उन्होंने उसका नाम दिया कैटास्ट्रॉफी। तो बोला कि कुछ हमारी हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री ऑफ लाइफ में जो हमारे ये सब लाइफ पनप रही थी, या जब भी ये लाइफ थी एग्जिस्ट करती, उस टाइम पे कभी कभी कैटास्ट्रॉफी हुई है जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज मर गई। कैटास्ट्रॉफी, हाँ, मतलब नाम दिया, हम कैटास्ट्रॉफी वर्ड यूज करते हैं कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, बुरा हो गया। हाँ, तो उन्होंने नाम दिया कैटास्ट्रॉफी, क्योंकि ये जो लेयर्स हैं बहुत फट से बन गई थी। तो हाँ, मतलब तो उनको इरेगुलरिटी दिखी उसमें, कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े ग्रेजुअली बन रही हैं ये सब, ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में कुछ लेयर्स आ रही हैं जो फटाफट बन रही हैं। तो उसके बाद ना इस बात को किसी ने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। और हुआ क्या उनके साथ कि उन्होंने जब ये देखा अपनी, उनके पास बहुत एविडेंस थे, ही हैड अ लॉट ऑफ एविडेंस, ही हैड अ लॉट ऑफ लाइक कैलकुलेशंस, बहुत साइंटिफिकली उन्होंने अच्छा सा अपना बनाया था। पता नहीं शायद नेचर में, आई डोंट रिमेंबर, बट कोई इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक जर्नल में उन्होंने ये डाला भी, लेक्चर वगैरह भी दिए, बट साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनको हश कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ जो ये निकाली उन्होंने स्टडीज़, उसके साथ उन्होंने थोड़ी फिलॉसफी भी दे दी कि दिस मीन्स कि जो हमारे पुराने ग्रेट फ्लड की स्टोरी है, हो सकता है वो सही हो। तो उन्हें थोड़े जब रिलीजियस कहते हैं ना, थोड़े से रेफरेंस देने शुरू किए, तो लोगों ने हश कर दिया कि नहीं ये क्या मतलब, ये तो आप जो चर्च बोलता है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं मानेंगे। तो लोगों ने साइड में कर दिया। फिर आए चार्ल्स डार्विन भी इस चीज़ को, चार्ल्स डार्विन को ये पता था अगेन बिकॉज ऑफ क्यूवेर कि हाँ एक हिस्ट्री है लाइफ की, देन ही गॉट इंटरेस्टेड इन कि हिस्ट्री लाइफ की बनी कैसे है, एंड दैट्स हाउ इवोल्यूशन केम, दैट्स हाउ हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये महाशय क्यूवेर डार्विन से पहले आते हैं। डार्विन से पहले आते हैं। फिर 1800 में 1856 या 9 में जब डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लिखी थी किताब, तो उस टाइम पे ही हैड ऑलरेडी स्टडीड क्यूवेर की सारी, मतलब क्या इन्होंने सर्च किया। एंड बीच में और भी साइंटिस्ट आए, तो मतलब कहते हैं ना कि एक कोई ग्रेट आदमी अपने आप में ग्रेट नहीं होता, ही इज़ एक्चुअली ग्रेट बिकॉज ऑफ सम अदर ग्रेट पीपल हु ही मस्ट हैव स्टडीड और
must have got some support. तो ऐसे समझ लो. एक चीज़ समझा मुझे, तूने जो बोला ये जो कैटास्ट्रफी आ गई, तो नाउ आई एम रिमेम्बरिंग, तूने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि बड़े मास एक्सटिंक्शंस आए हुए हैं हमारे, तो तब भी ये पाया गया था ना कि कई बार ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतनी सारे फॉसिल्स एक ही परत में मिल गए. तो साइंटिस्ट ने ये पता किया कि कोई एक ऐसी इवेंट हुई होगी जिसकी वजह से बहुत सारे प्राणी मर गए होंगे. तो ये कैटास्ट्रफी भी उसी तरीके की है क्या, मतलब उससे अलग है ये वही है. और मैं बताती हूँ कि अब ये सोचो लेट 1700s के बाद डार्विन आ चुके हैं. डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन बता दिया है, बट डार्विन फिर भी उस कैटास्ट्रफीज को नहीं मानते. डार्विन वाज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं ग्रेजुअल डाइंग होती है. जैसे ग्रेजुअल स्पीशीज़ बनती है, जैसे ग्रेजुअली बन रही थी, ऐसे ग्रेजुअली मरती भी है, और धीरे धीरे करके कंपटीशन की वजह से या अडेप्टेशन की वजह से ख़त्म हो जाती है. ये 1970s में अब भी जस्ट 30-40 कितने साल हुए, 50 हाँ 40-50 साल पहले एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलटप्पे से ही बोलो, चांद से बोलो, या फिर मतलब ही वॉजंट ट्राइंग टू रिसर्च ऑन एक्सटिंक्शन एज सच, बट चांस से उन्होंने पाया, एक ऐसी स्टडी कर रहे थे वो लेयर्स को और फॉसिल्स को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि कोई अगेन इरेगुलरिटी है एक तरह के फॉसिल के अंदर. उन्होंने पाया कि एक, मैं मतलब अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो एक तरह का कोई प्राणी होता है, समझ लो एक बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक प्राणी होता है, मतलब ग्रेन ऑफ सैंड होती है ना, मतलब उस उतने साइज का होता है, उससे भी छोटा होता है. अच्छा, रेत के कण से भी छोटा होता है. और वो एक ऐसा प्राणी है जो ऑलमोस्ट, पहली बात तो बहुत पुराना प्राणी है, वो अलग अलग फॉर्म्स में कभी कभी आया है, कभी कभी वापस मतलब ख़त्म हो गया है, पर वो हमेशा रहा है. तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो अच्छा प्राणी है, इस अगर प्राणी की हम मात्रा को जान लेना एक लेयर में, और हम इस प्राणी का लाइफ स्पैन भी जानते हैं भी कितना टाइम जीता है, तो हम जान पाएंगे कि कैसे एक लेयर कितने टाइम में बनी है. तो उन्होंने एक सेक्शन लिया लेयर का, उसमें ये जो प्राणी मैं बता रही हूँ उसकी मात्रा देखी, और पता लगाया कि अच्छा ये लेयर कितनी पुरानी होगी, कितने टाइम में बनी है. उनको भी ऐसा कुछ दिखा कि एक लेयर में ऐसा लग रहा था कि वो है ही नहीं प्राणी, वो प्राणी है ही नहीं जिसके वो रिसर्च कर रहे थे कि भाई ये इस लेयर में, तो ये लेयर समझ लो 10 मिलियन साल में बनी, ये फिर अगले 200 मिलियन साल में बनी, ये फिर लेयर नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स. अच्छा, ये लेयर ऐसे करोड़ों सालों में बनती है, धीरे धीरे बन रही है. तो एक लेयर उनको ऐसी मिली कि उसमें है ही नहीं है. तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे हो गया, कि कुछ तो हुआ है, इसका मतलब वो गायब कैसे हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए वो. हाँ. तो इन्होंने बोला कि अरे जब साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होता है ना कि एक्सटिंक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ग्रेजुअल डाइंग होती है, डार्विन ने बोला था, तो कोई साइंटिस्ट ना इसको ईजिली नहीं उठाएगा अनलेस यू हैव लाइक सो मच ऑफ एविडेंस दैट यू नाउ हैव टू जस्ट चेंज द थ्योरी ऑल टुगेदर. दैट्स व्हाट हैपेंड इन 1970. तो इन्होंने पाया कि वो जो लेयर है उसके पहली बात तो प्राणी है नहीं. फिर उन्होंने बोला कि ये तो शायद गलत हो सकता है मेरी कैलकुलेशन, लेट्स सी अनदर वे, कि कोई और तरीका ढूंढते हैं इनको कैलकुलेट करने का. तो एक फिजिसिस्ट आए, वो फिजिसिस्ट बोलते हैं कि इन लेयर्स की कैलकुलेशन करने का तरीका एक ये ढूंढ सकते हैं हम कि हमारे ना स्पेस से एक रेत गिरती रहती है कंटिन्यूसली, और वो रेत एक अलग तरह के एलिमेंट की होती है, इरिडियम करके कुछ एलिमेंट होता है, याद नहीं मुझे. हम उसका रेट, हमें पता है कि वो कितने रेट से गिरती रहती है. अब धीरे धीरे करके वो लेयर अगर बनी है तो हम ये जान सकते हैं अगर इरिडियम उसमें कितना है, उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि वो पूरी लेयर कितने टाइम में बनी होगी. तो अगेन उन्होंने पता किया तो जो लेयर थी जिसके अंदर वो फॉसिल नहीं मिले उसमें वो इरिडियम की इतनी मात्रा मिली कि उनको लगा कि एक सेकेंड, ये तो एकदम ही अलग सी चीज़ हो गई. क्या हुआ कि ये जो बाहर से स्पेस डस्ट बोलते हैं जिसको, अगर स्पेस डस्ट एक लेयर के अंदर इतना सारा है, इसका क्या मतलब हो सकता है. तो उन्होंने काफ़ी थ्योरी बनाई, उन्होंने काफ़ी फिट करने की कोशिश की अपने मॉडल में. अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आया कि बाय चांस उनको एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बारे में पता चल गया. और वो मास एक्सटिंक्शन इवेंट वो था जब कोई बाहर से कोई कॉमेट आके धरती से टकराया, और वो उस कॉमेट में वो एलिमेंट भरमार था, इसलिए पूरी अर्थ पे एक ऐसी लेयर ही बन गई जो उस कॉमेट के टकराने से बनी. और वो तब बना जब हमारे डायनासोर सारे विलुप्त हो गए थे. तो उन्होंने बाय चांस नॉट ओनली एक ये चीज़ पाई कि हाँ मास एक्सटिंक्शन होते हैं, बट ये भी पाई कि एक टाइम पे जब डायनासोर जब लास्ट टाइम मरे थे
वो वाली लेयर पता लग गई उनको। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च कर ली इस टॉपिक पे। तो मैं अब ये तुम्हें इसलिए बता रही थी पूरा हिस्ट्री कि हम ये बड़ी लाइटली ले लेते हैं कि ये मास एक्सटिंक्शन ऐसा थोड़ी होता है कि कैसे पता लगा, कि इतनी मेहनत लगती है इनको, अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं कि कैसे पता ये लगाया मैं जाए। पैटर्न देख रहा हूँ तूने, मतलब हम कई चीज़ें ना बस मान के चल लेते हैं, हाँ भी साइंटिस्ट ने बोला स्पीशीज होती हैं, ये होती हैं। हाँ। पर तू ना मेरे को एक और अच्छी चीज़ करती है, तू हर एक की बैक स्टोरी बताती है कि भैया कितनी मेहनत करनी पड़ी ये चीज़ें खोजने के लिए। और कई कई तरह के लोगों को, एक जियोलॉजिस्ट आ रहा है, हाँ। एक फिजिसिस्ट आ रहा है जो बता रहा है कि भाई कॉस्मिक डस्ट गिरता है ये वो। तो कई तरह के फील्ड्स इकट्ठे होते हैं, और कभी ऐसे कभी जो तभी प्रश्न आते ब्रेकथ्रूज। हैं उनके मन में, अब मेरे को कोई ऐसी परत दिखा दे कि बहुत मिट्टी दिख हम रही है, बताओ कैसे ढूंढोगे इसमें कुछ क्या? हाँ मैं तो पहले बोलूंगा मिट्टी पड़ी है, काहे परेशान हो रहा है भाई, मिट्टी को सोना ढूंढना। सही में मतलब हम पर जो लगे हैं पैशनेटली, सोचो उन मुद्दों पे, वो मिट्टी में भी सोना ढूंढ लेते हैं। वो मिट्टी में सोना ढूंढते हैं। और कितनी इंफॉर्मेशन ढूंढ ली उन्होंने हमारी हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ लाइफ की। उन्होंने एक स्नैपशॉट ले लिया एक तरह से, सोचो। जिज्ञासा से भरे होते हैं साइंटिस्ट, इतना समझ में आया मुझे। तो ये कहानी तू मुझे, हाँ तू बता रही, क्यों बताई तूने ये कहानी? कि एस्टैब्लिश करने के लिए कि मास एक्सटिंक्शन होते हैं, हाँ, और ये ऐसे पता लगा। हाँ, पर ये जो शुरू में जो तू कहानी बता रही थी कि क्या नाम बताया था तूने उस साइंटिस्ट का? जॉर्जिस कुवेर। हाँ, क्यूवेर। उसने 1700 में पता किया कि एक परत है जहाँ पे कैटास्ट्रफी आ गई, मतलब एक तरह का मास एक्सटिंक्शन ही हो गया। हाँ। तो वो कब है, कब की परत है, वो कितने साल पुरानी परत? वो मुझे याद नहीं, आई थिंक 65 मिलियन, जब डायनासोर्स अच्छा, ये डायनासोर के गए टाइम थे। तो हाँ। तो बेसिकली एक्सटिंक्शन हुए हैं। हाँ। इस चीज की खोज ये ऐसे हुई है, 1700 में पहली बार हुई थी, वो चलते चलते 1970 में करीबन ये प्रूफ मिला, और अब बस 50 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ है ये चीज़। और मैं बताती हूँ, इसके बाद ये फील्ड एक्सप्लोड कर गया बेसिकली, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि एक्सटिंक्शन भी होते हैं। तो उससे पहले हम कुछ भी करते आ रहे थे हमारी धरती के साथ। अब जब हमें ये चीज़ पता चल गई तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो क्यों हुए एक्सटिंक्शन, क्या आगे भी आ रहा है कोई? अगर आ रहा है तो हम भाई प्रिपेयर हो लें। उसके लिए प्रिपेयर तो कैसे कर सकते हैं? एक्सटिंक्शन तो तब होती है ना जब ऐसे कोई बड़ा सा कॉमेट आके, पता नहीं ना, ये भी नहीं पता था ना, ये भी 50 साल पहले पता लगा है। ये पता नहीं था ना ये सब चीज़ें कि हुए क्यों। क्योंकि अगर समझ लो एक्सटिंक्शन होते हैं तो हमें नहीं पता क्यों होते हैं। यूर राइट, लाइक वो उस टाइम पे पता चला कि कॉमेट आके टकरा रहा है। अगर टकरा रहा है तो पता नहीं, मतलब ह्यूमन इंजेन्युइटी इज सच कि हम कुछ ना कुछ बना लेंगे उस कॉमेट को भी शायद रोकने के लिए, बट अगर पता तो चले थ्रेट क्या है। तो उसके बाद से ये पूरा जो ये मुद्दा है कि एक्सटिंक्शन होती है, और ये सब बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ। इनफैक्ट इसके थ्रू हमें ये भी पता चला कि हम जो अभी अडेप्टेशन की बात कर रहे थे, कि जेनेटिक लेवल पे जो अडेप्टेशन, जितनी स्पीशीज़ अडेप्ट कर गई समझ लो और पनप गई, मतलब ज़िंदगी मतलब अपनी चल रही थी लाइफ उनकी, सडनली कुछ चेंज हुआ एनवायरनमेंट में और वो ख़त्म हो गई। तो उनकी जो अडेप्टेशन थी अंडर सच इवेंट्स किसी काम की नहीं रही। हाँ, हमने कितनी बार इस चीज़ की, इसको मजाक में लिया है, बट ये सीरियस चीज़ है कि मान लो अगर कोरोना वायरस 100% जानलेवा होता और एयरबॉर्न होता तो अगले 10-20 साल में शायद मनुष्य जाति भी विलुप्त हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वुड हैव बीन अ मास एक्सटिंक्शन इवेंट। सही बात है। ये तो किस्मत की बात है कि कोरोना वायरस की जो डेथ रेट है वो उतनी नहीं है हाई। मतलब दुखद बात ही है, इतने लोग मर रहे हैं, पर और भी बुरा हो सकता था। बिल्कुल, इतना बुरा हो सकता था कि मनुष्य जाति विलुप्त हो जाती। बिल्कुल विलुप्त हो जाती। तो हमारी मतलब इनफैक्ट कई साइंटिस्ट तो इसको बड़े मजाक में बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें लास्ट टाइम शायद एपिसोड पॉडकास्ट 7 में ही हमने बात की थी, या ग्रेट अडेप्टेशन आई थिंक पॉडकास्ट में, एक्सटिंक्शन की, डायनासोर्स की कैसे 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। 5 बारी ऐसा हो चुका है। एक्सटिंक्शन तो होती रहती है, मेरी समझ है, एक्सटिंक्शन तो होती रहती है कि कभी कोई प्रजाति विलुप्त हो गई नेचुरली, कोई नहीं आ गई नेचुरली। मास एक्सटिंक्शन अलग चीज़ होती है। मास एक्सटिंक्शन उस इवेंट को बोलते हैं जिस इवेंट की वजह से करीबन 98-99% योनियां ही धरती पे विलुप्त हो जाए एक साथ, कोई एक ऐसे बिल्कुल घटना की वजह से। साइंटिस्ट बोलते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, जियोलॉजिकल मतलब अर्थ रिलेटेड, बेसिकली अर्थ के टाइम स्केल, अर्थ की लाइफ स्पैन, हमारी अर्थ 4
बिलियन ईयर्स ओल्ड है समझ लो, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे मतलब क्या होता है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल? मतलब 4 बिलियन लाखों साल करोड़ों सालों के टाइम स्पैन, नॉट अ कैलेंडर ईयर. नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि एक साल में चली गई. समझ में आ तो गया. हमारे ये इवेंट ऐसा नहीं है कि हमारे आंखों के आगे दिखेगा हमें होता हुआ. दैट्स द प्रॉब्लम. हमें ये इवेंट ये हो रहा है अगर अभी, तो हमें उसके इंडिकेशन मिल जाएंगे. ऐसा नहीं आएगा जैसे मूवीज़ में मोस्टली दिखाते हैं, जैसे 2012 एक मूवी है कि एक दिन ऐसा हुआ और सब एक दिन में ख़त्म हो गया सब. ऐसा कोई प्रलय नहीं आ रहा जैसे बताया मायन कल्चर. पता नहीं, देखो हो सकता है तो आ जाए, क्या पता. बट अगर एक्सटिंक्शन इवेंट होगा. मैं समझ गया तेरा उदाहरण. मैंने थोड़ी सी चीनी की बात की थी. अब पता ये 3 महीने के लॉकडाउन में एक और चीज़ निकल के आई है. मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया है. वो एक दिन में नहीं बढ़ा. वो धीरे 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 कैसे मेरा ऑफिस जाना बंद हुआ, मेरी वॉकिंग कम हुई, घर पे बैठे बैठे. हाँ यार वो एक ये चीज़ ले लो, मिठाई आ जाए, कोकोनट वाटर आ जाए तो मीठे की तरफ मेरा हाथ अपने आप दौड़ रहा है. तो धीरे धीरे देखने में ये आया कि यार कुछ चक्कर है. हुआ क्या? पैंट थोड़ी टाइट हो रही है, शर्ट थोड़ी टाइट हो रही है, वजन थोड़ा बढ़े जा रहा है. तो मैं समझ गया ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं. मैंने मोटापे का एग्जांपल लिया. जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मतलब लाखों करोड़ों सालों में लिया जाए तो कई एक्सटिंक्शन, सबका एक्सटिंक्शन हो रहा है. सॉरी, तेरा कहने का मतलब काफी स्पीशीज का, क्योंकि स्पीशीज अडेप्टेड ही नहीं थी उस इवेंट के लिए. तो कल को तो बेसिकली जो पुरानी जितनी हमारे मास एक्सटिंक्शन देखते हैं हम, उसके अंदर क्या हुआ बेसिकली कि सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट तो हुई, जो हुई वो 100% अडेप्टेड नहीं थी, और जो बच गई साइंटिस्ट बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अडेप्टेड थी. हो सकता है दूसरी स्पीशीज़ का मिसफॉर्चून उन स्पीशीज़ का वर्च्यू बन गया बेसिकली, कि समझ लो वो उनको खाते थे तो वो छूट गई, वो बच गई, उनको खाने वाला कोई रहा नहीं और वो इस तरीके से बच गई. अच्छा, सो इट इज़ नॉट सो. ओ, जैसे एक स्पीशीज़ है किसी और स्पीशीज़ का शिकार करती है. अब ऐसा इवेंट आया कि जो स्पीशीज़ शिकारी थी वो मर गई, तो जिनका शिकार होता था उनकी ऐश हो गई. हाँ, तो डायनासोर्स के टाइम पे एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ. तो हम हमारी बात हो रही है कि डायनासोर्स हमारे पूरी धरती के, हमारे पूर्वजों के शिकार करते थे. वो शिकार करते थे. उस टाइम पे हम एक चूहे जैसे प्राणी थे हमारे एंसेस्टर्स, और वो बिलों में रहते थे. इतना डर डर के रहते थे कि वो बिल बना के रहते थे अपना. हमारे एक्चुअल पूर्वज चूहे जैसे होते थे. और डायनासोर से डरते थे. डायनासोर डरते थे. सोचो, तो जब डायनासोर्स खत्म हो गए तो फर्स्ट टाइम अपने बिल से बाहर निकल कर आएंगे. अच्छा, देखने की चौड़ में क्या हुआ. हाँ भाई कहाँ गए. आई डोंट थिंक चौड़ में, तभी वो डर हम अभी भी है हम में. बट हाँ, तो अब देखो ये धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे प्रोसेस होता है. बट मास एक्सटिंक्शन इवेंट बहुत कम टाइम स्केल में जल्दी से हो जाता है. स्पीशीज एकदम ड्रॉप हो जाती हैं पूरे अर्थ पे, मतलब पूरी प्लैनेट पे हमारे ऐसा हुआ है. हमें लार्जली ये भी पता है कि मास एक्सटिंक्शन इवेंट जितने पहले हुए हैं उनमें से 2 मास एक्सटिंक्शन तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए हैं. मतलब वो हमने याद है एक आई थिंक ट्री ऑफ लाइफ पॉडकास्ट में हमने मेंशन किया था कि कैसे ऑक्सीजन और CO2 के बीच में बैलेंस रहता है. कभी धरती जम जाती है. हाँ, और कभी एकदम गर्म हो जाती है. तो ये जो चीज़ है, ये बैलेंस जब इम्बैलेंस हो जाता है तो क्लाइमेट पे कुछ ना कुछ चेंज आएगा. क्लाइमेट पे चेंज आएगा. अच्छा, मैं समझा कि एकदम से मान लो CO2 कम हो गया. हाँ, तो ठंड हो जाएगी क्योंकि वो गर्मी ट्रैप नहीं करता CO2. तो एकदम से ठंड बढ़ते बढ़ते एकदम से जम जाएगी धरती. तो ऐसे प्राणी जो ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते वो तो गए काम से. हाँ, तो अब देखो मैं कहानी ये मैं इसलिए बताना चाह रही थी, मैंने अभी ना रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसके अंदर ये कहानी बताई गई थी कि एक्सटिंक्शन की हमें जानकारी कब हुई. और वो बुक, उस बुक का नाम है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन. द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन. सिक्स्थ माने तूने तो बताया 5 हुई हैं. हाँ, तो ये this book is about sixth extinction, which most of the scientists, by the way, think is happening right now. And we are... Right now? We are in a sixth extinction, which is currently happening. And it is not perhaps, it's actually now proven for most of the extent कि वो हम ही कर रहे हैं, मनुष्य. एक सेकेंड,
जो छठा मास एक्सटिंक्शन है वो मनुष्य कर रहा है। हाँ, कौन कर रहा है भाई? हम सारे मिलके, मतलब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से।